नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रीति, सुमेरा और गौरव भी मौजूद हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये बड़ा सरप्राइज। जी हां, दिल्ली रिजल्ट का सबसे बड़ा सरप्राइज जिस पर से पर्दा हटने वाला है सुबह 6 बजे। कल सुबह 6 बजे जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, यानी रिजल्ट का दिन है, सुबह 6 बजे इस बड़े सरप्राइज पर से हम पर्दा हटाएंगे, क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा दिन है दिल्ली के मद्देनजर। दिल्ली में क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, या फिर बीजेपी 25 साल से ज्यादा का सूखा खत्म करेगी, या इस बार कांग्रेस 15 सालों का शीला दीक्षित का शासन याद दिलाकर जिस तरह से कांग्रेस ने वोट मांगे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी? इस सवाल का जवाब कल मिलने वाला है। और कल सुबह 6 बजे जब हम रिजल्ट डे की कवरेज शुरू करेंगे तो इस बड़े सरप्राइज से पर्दा हटेगा। इसलिए कल सुबह 6 बजे से आपको टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बने रहना है। आइए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहली अहम खबर, केजरीवाल के घर से लौटी है एसीबी की टीम। बिना बयान दर्ज किए वापस लौट गई है एसीबी की टीम। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर उनका बयान दर्ज करने के लिए, लेकिन बयान दर्ज हो नहीं सका है। घर के अंदर नहीं जा सकी है एसीबी की टीम। केजरीवाल के घर के बाहर करीब 1.5 घंटे तक टीम मौजूद रही। 15 करोड़ वाले आरोप पर जांच करने पहुंची है एसीबी, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो सका है क्योंकि घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकी एसीबी की टीम। आम आदमी पार्टी ने बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, सरकार बनने पर मंत्री बनाने का वादा किया जा रहा है, और इन्हीं आरोपों की अब जांच कर रही है एसीबी। और खबर इस बीच ये भी है कि एसीबी ने केजरीवाल को नोटिस दिया, बयान दर्ज कराने के लिए दिया गया ये नोटिस देकर केजरीवाल के घर से लौटी एसीबी की टीम। आज केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं हो पाया है। देखिए, एसीबी ने पूछा क्या है अपने उस नोटिस में, जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं। उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा कि ट्वीट आपने किया था या किसी और ने किया था, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि गाली गलौज पार्टी जिसको जीतने के दावे किए जा रहे हैं उसके विधायक, उनके लोग हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, 15-15 करोड़ का ऑफर क्यों कर रहे हैं अगर वो जीत रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। इसके अलावा जिन 16 एमएलए को कॉल गई है उनकी जानकारी दे, ये कहा गया नोटिस में। एमएलए से संपर्क करने वाले कौन लोग हैं ये बताएं। आरोपों को साबित करने वाले सारे सबूत दें, एसीबी ने केजरीवाल से पूछा है। भ्रम फैलाने वालों पर एक्शन क्यों ना हो, यह सवाल भी पूछा गया। तो हमारे साथ केजरीवाल के घर से कुमार कुंदन जुड़ रहे हैं, एसीबी दफ्तर से जितेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। जितेंद्र के पास चलते, सबसे पहले जितेंद्र बताइए, एसीबी ने अपने इस नोटिस में अरविंद केजरीवाल से जो पूछा है उसकी कोई, हमें जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। जितेंद्र, कोई उसकी टाइमलाइन है, कब तक जवाब देना है? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल नोटिस सर्व किया गया। एसीबी की टीम बाकायदा अरविंद केजरीवाल के आवास पर भी पहुंची थी 5 फिरोजशाह रोड पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको एंट्री नहीं दी। बताया गया कि दरअसल जो नोटिस था वो पूरे तरीके से ठीक नहीं बताया गया कि ना तो स्टैम्प थी ना कुछ था, लेकिन जो एसीबी ने अपना नोटिस हमें दिया उसमें साफ तौर पर स्टैम्प भी दिखाई दे रही है और वो तमाम सवाल भी दिखाई दे रहे हैं जिनका जवाब एसीबी की टीम लेना चाहती है। दरअसल बीजेपी की तरफ से जब ये शिकायत की गई एलजी को, एलजी ने सीधे डायरेक्शन दिए एसीबी को और एसीबी तुरंत एक्शन मोड में आई। और उसके बाद ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि संजय सिंह और इसके अलावा जो मुकेश अहलावत है जो कि सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के, उनके कार्यालय पर भी एसीबी की टीम मौके पर पहुंची, उनके भी बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के बयान अभी तक दर्ज नहीं कर पाई है टीम। तो ऐसे में अब दोबारा से नोटिस सर्व करने की जो कवायद है वो एसीबी की टीम से दोबारा से शुरू कर दी गई है। जी, हमारे साथ कुमार कुंदन भी बने हुए हैं जो अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। कुमार कुंदन, नहीं दाखिल होने दिया गया है, बातचीत लेकिन आगे नहीं बढ़ी है, यानी एसीबी ने मामला तो दर्ज कर लिया है, अब बातचीत के लिए जब वो पहुंचे तो अंदर नहीं जाने दिया गया, और क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए सुमेरा, आपसे थोड़ी देर पहले ही एसीबी की टीम यहाँ से निकली है और लगभग 2 घंटे की जद्दोजहद चली। हमारे सामने देखिए गाड़ियों का कुछ मूवमेंट भी हो रहा है। उस एसीबी की टीम जब पहुँची तो उसको यहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि एसीबी के पास कोई भी लीगल नोटिस पहले से उन्होंने
जो लीगल नोटिस है वो नहीं दिया गया था कि इतने बजे अरविंद केजरीवाल से मिलना है, कोई प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं था और वो सीधे अरविंद केजरीवाल से मिलने आ गए थे। तो ऐसे में जो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की टीम है उनसे जो हमारी बात हुई, उनका कहना था कि बिना प्रायर नोटिस के कोई भी इनसे नहीं मिल सकता, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कोई समय नहीं लिया था। तो ऐसे में एसीबी की टीम आई है, उन्होंने अपना लीगल नोटिस सर्व किया है और सर्व करने के बाद वापस चली गई है। इन सब के बीच मनीष सिसोदिया यहाँ पे पहुंचे और तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास मनीष सिसोदिया भी रहे। अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने बैठक की और एसीबी की टीम जब यहाँ से निकली है उसके बाद अभी मनीष सिसोदिया भी निकले हैं। तो निश्चित रूप से जो ये खरीद फरोख्त और कोचिंग का जो ड्रामा सियासी क्रिएट हुआ है चुनाव परिणाम के एक दिन पहले, वो एकदम हाई वोल्टेज पे पहुंच गया है और एसीबी दफ्तर से लेकर अरविंद केजरीवाल के घर तक उहापोह की स्थिति बनी पड़ी हुई है। सुमेरा। जी हाँ, कुमार कुंदन बने रहे आप हमारे साथ। लेकिन इस बीच एसीबी को लेकर संजय सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे विधायकों को खरीदने के लिए ऑफर आया, एसीबी को कार्रवाई के लिए पूरी जानकारी दी गई है। उम्मीद है कि हमारी शिकायत पर एसीबी कार्रवाई करेगी, ये कहा संजय सिंह ने। एलजी ने एसीबी से जांच के लिए कहा है, ये भी कहा उन्होंने। जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही दिल्ली में हो रहा है, ये कहना था संजय सिंह का। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि क्या दिल्ली के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गैंगवॉर, कोर्ट के अंदर हत्या के मामले में आदरणीय एलजी महोदय इतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं? नहीं करते। लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि इस मामले में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है। मैंने स्वयं से सारा प्रकरण लिख के इस शिकायत की जांच के लिए एसीबी को कहा है और वो इसकी जांच करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के ऑपरेशन लोटस चलाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिसने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, उत्तराखंड की गिराई, अरुणाचल की गिराई, उनके बारे में आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बेईमान नहीं है? एक बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा कल हमारे आरोपों के बाद घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए वहां एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। जांच कराइए इस पूरे मामले की। हमने नंबर दिया है मुकेश सहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराइए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? तो कल दिल्ली चुनाव के नतीजे आने और उससे पहले दिल्ली की सियासत किस कदर गर्म हो रही है, ये आप देख रहे हैं। केजरीवाल के घर से कुमार कुंदन हमारे साथ हैं और एसीबी दफ्तर से जितेंद्र सिंह। जितेंद्र, एसीबी को खाली हाथ एक तरह से लौटना पड़ा अरविंद केजरीवाल के घर से, लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या कुछ होने जा रहा है आगे? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की शिकायत पर फिलहाल एसीबी ने अपना संज्ञान लिया। एसीबी की 3 टीम निकली अलग अलग, संजय सिंह के आवास पर, केजरीवाल के आवास पर, इसके अलावा मुकेश अहलावत के आवास पर। लेकिन अब एसीबी की कोशिश होगी कि आखिरकार जो आरोप लगाए गए हैं विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर, उससे जुड़े साक्ष्य जुटाए जा सके, चाहे वो अरविंद केजरीवाल से लिए जाएं कि किस आधार पर उन्होंने ट्वीट किया, चाहे जो मुकेश अहलावत है जो उन्होंने नंबर दिखाया कि इस नंबर से उन्हें फ़ोन कॉल आया था कल, तो उस नंबर की डिटेल निकाली जाएगी, उनके फ़ोन का क्लोन लिया जाएगा, आखिरकार कब उनको फ़ोन आया, कितनी देर तक उनकी बातचीत हुई। तो कहा जा सकता है कि इस कंप्लेंट के ऊपर, बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर फिलहाल एसीबी एक्शन मोड में है। तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस केस से जुड़े जितने किरदार हैं उनके बयान दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। उधर से कुछ देर पहले इसी एसीबी दफ्तर के अंदर खुद संजय सिंह पहुंचे थे। उन्होंने भी अपनी तरफ से एक लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसको रिकॉर्ड पर ले लिया एसीबी ने। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की शिकायत जो रिसीव की गई है उस पर क्या एक्शन हुआ, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि एसीबी फिलहाल पूरे तरीके से, हालांकि जितेंद्र, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझकर आम आदमी पार्टी, चूंकि उसको दिख रहा है जिस तरह से एग्जिट पोल्स में सामने आ रहा है कि बीजेपी जीत रही है, और ऐसे में विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी हार को एक तरह से
कम करने की, हल्का करने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया आपका जितेंद्र साथी कुमार, आपका भी शुक्रिया। अब निगाह होगी कि कल नतीजों में क्या सामने आता है। आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल के वकील ने देखिए इस मामले को लेकर क्या कहा है, वो भी आपको बता दें। एसीबी की टीम ने ड्रामा किया, बिना नोटिस के आई थी एसीबी की टीम, ये अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया है। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरह से एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर 1.5 घंटे तक मौजूद रही, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, पूछताछ नहीं हो पाई। अब अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से बताया गया है कि एसीबी की टीम दरअसल बिना नोटिस के वहां पहुंची थी। पिछले 1.5 घंटे से एसीबी की टीम जब यहां पर आई थी, खाली हाथ आई थी, उनके पास कोई नोटिस नहीं था। 1.5 घंटे में उन्होंने किससे ऊपर से इंस्ट्रक्शन ली। इंस्ट्रक्शन लेने के बाद अभी हमारे को 5 मिनट पहले एक नोटिस सर्व किया है। उस नोटिस में हम प्रॉपर तरीके से उसका रिप्लाई करेंगे और लीगल दायरे में जो भी उसकी आगे के कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो लिया जाएगा। लेकिन हमने पूरे देश ने देखा जिस तरीके से बिना किसी तैयारी के ऑलरेडी कंप्लेंट हमारी एसीबी ऑफिस में संजय सिंह जी दे चुके हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर आके उन्होंने ड्रामा किया, ये पूरी तरीके से एलजी ऑफिस को मिसयूज करके, और ये सारा ड्रामा पूरे देश के सामने इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह हारने जा रही है। नोटिस में क्या है? नोटिस में कुछ नहीं है, जो ट्विटर का एक हवाला है। इवन उसमें जो कंप्लेनेंट है उन्होंने खुद कहा कि एलजी ऑफिस का पीएस उसमें कंप्लेनेंट है, ना उसकी कोई कंप्लेंट की कॉपी दी, ना कोई कंप्लेनेंट का नाम दिया, सिर्फ एक नोटिस है। उस नोटिस को हम प्रॉपर तरीके से रिप्लाई देंगे। और नतीजों से पहले चुनाव आयोग पर केजरीवाल ने फिर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने वेबसाइट पर फॉर्म 17C जारी किया, ये केजरीवाल ने कहा है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक फॉर्म 17C अपलोड नहीं किया है। वेबसाइट पर हर बूथ पर डाले गए वोट का ब्यौरा है, यह अरविंद केजरीवाल कह रहे। देखिए उन्होंने एक और पोस्ट किया है, विधानसभा वार वोटरों की संख्या जारी नहीं की गई, हर विधानसभा के लिए हर बूथ का डेटा सूचीबद्ध किया है, यह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं कि अच्छे तरीके से पूरी तरह से जो वोटिंग हुई उसका डेटा इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया है, इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड किया है। और इस बीच बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि झूठे आरोप लगाकर सनसनी फैलाना चाहती है आम आदमी पार्टी। ऐसे आरोप बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए, ये मांग रखी मनोज तिवारी ने। अब अभी तो पता ही नहीं कि इनके विधायक कितने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, तो कल के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले से ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो इनको नहीं बिठाने वाली है, जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र और इनका नियत रहा है। रही बात हॉर्स ट्रेडिंग की, उसको हम लोग निश्चित। तो दिल्ली की सियासत में नतीजों से पहले घमासान मचा हुआ। इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 महीने में महाराष्ट्र में जितने वोटर बने उतने 5 साल में नहीं बने। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। ये पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 वोटर्स
9.7 करोड़ वोटर्स हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत आए 104 भारतीयों पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार अमेरिका के संपर्क में है और डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार हो, इसके लिए बातचीत कर रही है। अमेरिका में इस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। भारत के साथ उनके रिश्ते काफी मजबूत हैं, लेकिन जिस तरह से यूएस में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे अमेरिका ने कार्रवाई अपने अप्रवासी कानून के तहत की है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर चुका है। विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसी कार्रवाई इससे पहले भी होती रही है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में इसकी जानकारी दी। So the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one. Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement (ICE) authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. तो डिपोर्टेशन को लेकर कल संसद में भी काफी हंगामा हुआ, सरकार पर काफी निशाना साधा विपक्ष ने। आइए आपको बताते हैं कि इससे पहले कब कब अमेरिका से प्रवासी भारतीयों का डिपोर्टेशन हुआ। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी भारतीय को अमेरिका ने डिपोर्ट किया। अमेरिका में सरकार चाहे डेमोक्रेट्स की रही हो या रिपब्लिकन की, अवैध नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई हर दौर में होती रही है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी अमेरिका से अवैध अप्रवासी भारतीयों को भेजा गया था। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस जब सत्ता में थी तब हजारों लोगों को अमेरिका से भारत भेजा गया था और ये कार्रवाई अमेरिकी कानून के तहत की गई थी। 2009 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय 734 भारतीयों का निर्वासन किया गया। 2010 में 799, जबकि 2011 में यह आंकड़ा 597 लोगों का था। आंकड़े के मुताबिक 2012 में 530, जबकि 2013 में 515 अवैध भारतीयों का निर्वासन किया गया। आपको बता दें कि अमेरिका में डिपोर्टेशन का काम आईसीई विभाग करता है। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 2012 का पालन किया जाता है। अब सवाल है कि ये प्रक्रिया जब सालों से जारी है और इसी तरह से अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को अमेरिका वापस भेजता रहा है, तो अब इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? 2011 में जब देश में यूपीए सरकार थी, तब अमेरिका में ट्राई वैली यूनिवर्सिटी घोटाला हुआ था। उस वक्त हजारों छात्रों को F1 वीजा जारी किया गया था। क्या है ये मामला, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसे कई मौके आए जब भारतीय युवाओं को खासी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। ट्राई वैली यूनिवर्सिटी घोटाला सामने आने के बाद ये उजागर हुआ कि सैकड़ों भारतीय युवाओं के साथ धोखाधड़ी की गई है, लेकिन उस समय भारतीय सरकार छात्रों के साथ खड़ी दिखाई नहीं पड़ी। सरकार अपने नागरिकों के हित में खड़े होने के बजाय मूक दर्शक बनी रही। आपको बताते हैं कि 2011 में भारतीय छात्रों के साथ क्या हुआ था। ट्राई वैली यूनिवर्सिटी घोटाला से हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। वीजा धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद इस यूनिवर्सिटी को 2011 में बंद कर दिया गया था। सैकड़ों भारतीय छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इन छात्रों को F1 वीजा जारी किया गया था। इसके बाद सैकड़ों छात्रों का करियर बर्बाद हो गया। इस दौरान छात्रों को अपमान और उत्पीड़न सहना पड़ा। कई छात्रों को हथकड़ी लगाकर जेल में डाला गया। अपराधियों की तरह छात्रों को रेडियो टैग भी लगाया गया। उस समय इसे लेकर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन सरकार ने छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया। इसके चलते कई छात्रों को करियर चौपट हो गया। परिजनों ने पाई पाई जोड़कर छात्रों को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजा था, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। और असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसने बढ़ावा दिया? 80 के दशक में कार्रवाई से क्यों कतराती रही थी सरकार? इस पर यह रिपोर्ट देखिए। वर्षों से भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ जारी है, लेकिन सियासी दलों ने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की कभी गंभीर कोशिश नहीं की। पश्चिम बंगाल हो या असम, सालों से बॉर्डर क्रॉस कर बांग्लादेशी भारत में दाखिल होते रहे हैं। सियासी दलों ने वोट बैंक के लिए घुसपैठ को लगातार अनदेखा किया।
असम में सालों से घुसपैठिए बैठे हैं। इन्हें रोकने के लिए अधिनियम भी लगाया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार पर इसका असर नहीं पड़ा। पार्टी ने बांग्लादेशियों को भारत से भगाने में कभी दिलचस्पी ही नहीं दिखाई और धीरे धीरे असम में घुसपैठियों की तादाद बढ़ती गई। 1983 में तत्कालीन सरकार IMDT एक्ट ले आई, जिससे बांग्लादेशियों को बाहर निकालने में दिक्कत होने लगी। अधिनियम का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। 2005 में कोर्ट ने IMDT अधिनियम को रद्द कर दिया। अधिनियम रद्द होने के बाद असम में रह रहे मुसलमानों ने कांग्रेस की खूब आलोचना की। उसके बाद राजनीतिक विकल्प के रूप में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया गया, जिसके मुखिया बदरुद्दीन अजमल हैं। अब कुछ सालों से अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। और बजट के बाद लोन उपभोक्ताओं के लिए एक और अच्छी खबर आई है। RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कमी कर दी। The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. रेपो रेट में कमी से होम लोन की ईएमआई में असर होगा। RBI ने लगभग 5 साल बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इस कटौती से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन सस्ते होंगे, जिससे लोगों को ईएमआई में राहत मिलेगी। जानकारों का मानना है कि रेपो रेट में कटौती से रियल एस्टेट सेक्टर में होम लोन किफायती होंगे, जिससे घरों की मांग बढ़ेगी। अब आपको बताते हैं रेपो रेट कम होने पर कैसे ईएमआई का बोझ कम होगा। अगर 50 लाख रुपए का आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया है तो आपकी ईएमआई 43,391 रुपए से घटकर 42,603 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने 788 रुपए की बचत होगी और हर साल इस तरह 9,456 रुपए बच सकते हैं। और यूपी के शामली में बीजेपी नेता के घर फायरिंग का एक वीडियो वायरल है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। फायरिंग करते 5 बदमाशों की ये सीसीटीवी तस्वीरें यूपी के शामली की हैं। तस्वीरें सदर कोतवाली क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी की बताई जा रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बेखौफ बदमाश दनादन फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग की यह घटना बीजेपी नेता जितेंद्र निर्वाल के घर हुई। निर्वाल बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि गुरुवार की रात लगभग 2:50 पर 5 अज्ञात लोगों ने उनके घर पर ऑटोमेटिक हथियारों से 25 से 30 राउंड फायरिंग की।